Hello everyone and welcome back to my channel. So in today's video, we are going to do Class 8 chapter Human Intervention in Natural Phenomena. ये बहुत इजी चैप्टर है, बहुत क्विकली कवर होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इस चैप्टर की स्टार्टिंग ऐसे ही है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, वैसे वैसे ही जो ह्यूमन की बेसिक नीड्स हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं. तो ह्यूमन की बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए कई सारे स्टेप्स हुए हैं, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ का सेटअप हुआ है, कई सारी सिटीज़ का सेटअप हुआ है, और कई जगह जो हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं उनका भी कंजप्शन हुआ है. ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं हमारे पहले के चैप्टर्स में कि अगर नेचुरल रिसोर्सेज या फिर फॉरेस्ट का डिप्लीशन हुआ, अगर वो ख़त्म हो गए, तो ये हमारे लिए कितना डेंजरस हो सकता है. एंड इससे हमारी जो लाइफ ऑन अर्थ है उसको भी हार्म हो सकता है. इस चैप्टर हम पढ़ेंगे कि कैसे ह्यूमंस की जो इंटरवेंशन होती है कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज के साथ, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, या फिर उससे नेचुरल इन्वायरमेंट को क्या इम्पैक्ट पड़ता है नेचुरल इन्वायरमेंट पे. सबसे पहले हम देखेंगे दैट हाउ आर फॉरेस्ट यूजफुल टू अस. सबसे पहले मैं आपको बता दूं दैट फॉरेस्ट आर अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. फॉरेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है. अब मैं आपको इसके कुछ यूजेस बताने जा रहा हूँ. Forests provide habitat to different plants, animals, birds and insects. Forest जो होता है वो home होता है, we can say that home होता है वो कई सारे plants का, animals का, birds का, insects का, इन सब का home होता है वो. Then we depend on forest for various products. हम forest पे कई सारे products के लिए dependent है. किस किस product के लिए? wood, gum, medicines, rubber, fruits, fiber, paper, bamboo, etc. हम इतनी सारी चीज़ों के लिए अपने फॉरेस्ट पे ही डिपेंड है. Then they help to purify the air by taking in carbon dioxide and releasing oxygen. ये तो आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे कि जो ट्रीज होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जो कि हम ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं. अगर फॉरेस्ट होंगे तो ऑक्सीजन रेट भी ज़्यादा होगा. देन दे हैव टू मेंटेन द वाटर साइकिल इन नेचर. वाटर साइकिल में भी फॉरेस्ट का एक बहुत मेन रोल आता है, जो कि शायद आप पढ़ चुके होंगे कि जो लॉस होता है वाटर का ट्रीज से वाटर साइकिल में, तो वो भी आपने पढ़ा ही होगा. Then trees and plants prevent soil erosion by binding the soil particles with their roots. Trees and plants क्या करते हैं, soil erosion में भी help करते हैं. कैसे? वो जो roots होती हैं plants की उन्हें bind कर लेते हैं. Then deforestation and over-exploitation are two main causes for depletion of forest in nature. Deforestation या फिर जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है या फिर जो फॉरेस्ट है उसका ओवर कंजप्शन या फिर उसका डिप्लीशन जो कि है, एक बहुत बड़ा कॉज है किसका, डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट का हमारे इस नेचुरल इन्वायरमेंट में. अब हम द टर्म डिफॉरेस्टेशन को थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे. Deforestation is the destruction of a large number of trees due to human activities as well as natural calamities such as storms, floods and forest fires. क्या बोल रहा हूँ मैं कि जो deforestation है ये क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज. डिस्ट्रक्शन है लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज का मतलब इससे जो ट्रीज हैं वो तबाह हो जाते हैं. किस वजह से? टू वजह हमें बताई गई हैं. क्या? फर्स्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से एंड सेकेंड नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से. अब नेचुरल कैलेमिटीज़ क्या होती हैं? या तो स्टॉर्म्स आ गए, आंधी तूफान आ गया, या फ्लड आ गए, बाढ़ आ गई, या फिर फॉरेस्ट फायर हो गई.
फॉरेस्ट फायर भी अभी हम आगे और एक्सपेंड करके पढ़ेंगे। देन अभी आप बस जस्ट एक बेसिक आइडिया ले लीजिए। देन मैं आपको कुछ फैक्ट्स भी बता देता हूँ। According to certain studies, Amazon has lost about 17% of forest land in last 50 years. Amazon जो जंगल है उसमें से अबाउट 17% का जो फॉरेस्ट लैंड है वो लास्ट 50 ईयर्स में ख़त्म हो चुका है। द लैंड हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग कैटल्स। और वो लैंड अब क्या बन चुका है, वो 17% लैंड अब ग्रासलैंड्स बन चुका है। किसके लिए? कैटल्स की ग्रेजिंग के लिए, मतलब गाय भैंस जिस पे चढ़ती है वो वाला प्लेस बन चुका है वो। Every year, about 46 to 58,000 square miles of forest are lost in a minute. मतलब अभी तक 46 to 58,000 एवरी ईयर, मतलब हर साल 46 to 58,000 माइल्स, मतलब बहुत ज़्यादा माइल्स हो गई हैं, आप सोच भी नहीं पाएंगे। सो इतनी माइल्स जो है एवरी ईयर फॉरेस्ट लॉस्ट हो रहे हैं इन जस्ट अ मिनट। देन द वर्ल्ड्स रेन फॉरेस्ट वुड कम्प्लीटली वैनिश इन 100 years एट द करेंट रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अगर इसी तरीके से डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यू होता रहा तो आने वाले 100 ईयर्स में जो कि है रेन फॉरेस्ट जो होता है वो कम्प्लीटली वैनिश हो जाएगी। देन कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन से क्या क्या होता है। सो फर्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, रोड्स, हाउसेज एंड इंडस्ट्रीज टू फुलफिल द नीड्स ऑफ ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। कंस्ट्रक्शन होता है, अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो क्या हो, अगर डिफॉरेस्टेशन किसी जगह पे हुआ है तो वहाँ क्या होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स हो सकता है, रोड्स हो सकता है, हाउसेस कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं, फिर इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्ट हो सकती हैं। किसके लिए? टू फिल द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल। Then to get valuable forest products such as timber and medical plants, which has resulted in illegal logging and smuggling of precious forest products. आजकल टिम्बर और मेडिकल प्लांट्स के लिए कई जगह इलीगल स्मगलिंग और लॉगिंग की जाती है प्रीशियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की। देन ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल भी एक कॉज है डिस्ट्रक्शन डिफॉरेस्टेशन का। ओवर ग्रेजिंग क्या होती है कि काउज को कोई देख नहीं रहा है, वो कंटिन्यूसली ग्रेजिंग करी जा रही है लैंड की, एंड वहाँ पे फिर लैंड जो कि हमारा जो प्लांट्स है, जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है, वही ख़त्म हो गया। देन डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट आर कन्वर्जन टू एग्रीकल्चर लैंड। जो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं जो फॉरेस्ट, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि एग्रीकल्चर लैंड में। फॉरेस्ट फायर्स ड्यूरिंग समर मंथ्स विच कैन ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू ह्यूमन नेग्लिजेंस। जो फॉरेस्ट फायर ड्यूरिंग समर सीजन में हो जाती है, मतलब जो पूरा फॉरेस्ट है उसमें फायर लग जाती है। ऐसा भी हो जाता है समर के मंथ्स में, क्यों किस वजह से हो जाता है? ह्यूमन नेग्लिजेंस की वजह से। देन क्लियरिंग फॉरेस्ट टू एक्सट्रैक्ट कमर्शियल यूजफुल मिनरल्स फ्रॉम माइंस। और फॉरेस्ट को इसलिए भी क्लियर कर दिया जाता है टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स फ्रॉम माइंस, माइंस में से मिनरल्स निकालने के लिए। देन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? राइज इन द अर्थ्स टेम्परेचर, मतलब अर्थ का टेम्परेचर जब राइज हो जाता है तो उसे बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। सो डिफॉरेस्टेशन ग्लोबल वार्मिंग को लीड करता है। देन ये रेनफॉल रिड्यूस करता है, सॉइल इरोजन कर देता है, हैबिटेट भी लॉस हो जाती है, इससे कई सारे प्लांट्स की, एनिमल्स की स्पीशीज़ की फ्लड्स हो जाते हैं, लैंडस्लाइड्स हो जाता है, एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज़ हो जाता है, डेजर्टिफिकेशन भी हो सकता है, एंड डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल भी हो जाता है। मतलब
जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, या फिर कई सारी स्पीशीज़ होती हैं, उनका घर चला जाता है। फ्लड्स भी आ जाते हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से, लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, या फिर एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज हो जाता है, मतलब स्पीश ही ख़त्म हो जाती है किसी भी एनिमल की। डेजर्टिफिकेशन भी हो सकता है, या फिर पानी की कमी भी हो सकती है। देन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं? सो प्रैक्टिस ऑफ एफॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। अब ये दो टर्म हम पे नहीं आई है क्या, एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन क्या होता है? एफॉरेस्टेशन इज द ग्रोइंग ऑफ ट्रीज इन द लैंड्स दैट हैव नॉट बीन कल्टिवेटेड फॉर अ वाइल। एफॉरेस्टेशन क्या होता है? ग्रोइंग ऑफ ट्रीज, मतलब ट्रीज उगाना कहाँ पे? जहाँ पे बहुत लंबे टाइम से कल्टिवेशन नहीं हुई है, जहाँ लैंड ऐसे ही पड़ा है, वहाँ कुछ भी कल्टिवेशन नहीं हुई है वहाँ पे। Reforestation is the growing of trees in the lands that were destroyed due to deforestation. Reforestation क्या होता है? री मतलब दोबारा। सो रिफॉरेस्टेशन क्या होता है? वहाँ पे ट्रीज दोबारा उगाना जहाँ पे पहले से ही ट्रीज जो कि हैं ख़त्म हो चुके हैं, किसकी वजह से? डिफॉरेस्टेशन की वजह से। मोर फॉरेस्ट रिजर्व्स एंड नेशनल पार्क शुड बी एस्टैब्लिश्ड, मतलब फॉरेस्ट रिजर्व्स और नेशनल पार्क्स को इस्टेब्लिश करा जाना चाहिए। अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट बाय फायर इज डिजास्ट्रस। फॉरेस्ट फायर जो कि है, ये वही बता रहे हैं कि जो डिस्ट्रक्शन हो जाता है फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट फायर की वजह से, वो बहुत डिजास्ट्रस है। समटाइम्स इट स्टार्ट्स नेचुरली, कभी कभार ही अपने आप हो जाती फॉरेस्ट फायर। बिकॉज ऑफ लाइटनिंग और बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ट्रीज ड्यूरिंग फास्ट ब्लोइंग विंड्स। कैसे होता है कि कभी कभार लाइटनिंग, बिजली गिर जाती है किसी ट्री पे और उसमें आग लग जाती है, और वही ट्री से आग दूसरे ट्री में लगती है, और ऐसे लगते लगते पूरा फॉरेस्ट जो कि होता है वो बर्न हो जाता है। सेकंड क्या है? फ्रिक्शन की वजह से। कैसे? कि अगर दो लीव्स आपस में रब होनी स्टार्ट हो गई, किसकी वजह से? विंड की वजह से। विंड चल रही है और दो लीव्स आपस में रब हुई, सो वहाँ पर ही जो कि है फायर कॉज हो गई, वहीं पर फ्रिक्शन की वजह से जो कि है फायर कॉज हो गई, और वहीं फायर लग गई उन ट्रीज के बीच में, और फिर वो फायर फैलती फैलती पूरे फॉरेस्ट में लग गई। However, in most of the cases, it is caused by humans. जबकि कई सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है कि ऐसा ह्यूमंस की वजह से होता है। ऐसा इंटेंशनली भी किया जा सकता है, या फिर एक्सीडेंटली भी हो सकता है। One must adopt the latest techniques to control fire, and steps should be taken to prevent and control these fires. मतलब कई स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि इन फायर्स को आराम से हैंडल किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। Then overgrazing the same patch of land by cattle should be prevented by providing sufficient pasture in the areas near the forest. Overgrazing को भी रोका जाना चाहिए। कैसे? पैस्चर प्रोवाइड्स करवा देने चाहिए, कहाँ पे? नियर द फॉरेस्ट। Then government must take strict measures to conserve forests. They must bring in laws and implement them in an effective manner. गवर्नमेंट को भी कुछ स्टेप्स लेने चाहिए जिसके लॉ के हेल्प से, और कुछ उन्हें स्ट्रिक्ट मैनर्स में अडॉप्ट कर लिया जाना चाहिए डेली लाइफ में। देन आपने एक चिपको मूवमेंट पढ़ा होगा, जो कि आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। सो द वर्ड चिपको मीन्स टू स्टिक और टू हग। चिपको का मीनिंग क्या है? टू स्टिक और टू हग, मतलब हग करना। और इस मूवमेंट में क्या था, जो कि पीपल थे तो वो ट्री से हग कर लेते थे जब भी उन्हें कोई कट करने आता था तो। सो इट वॉज अ मूवमेंट स्टार्टेड अराउंड 260 ईयर्स अगो। ये मूवमेंट 260 ईयर्स अगो स्टार्ट की गई थी राजस्थान में, by a large group of people from 84 villages. मीन्स 84 विलेजेस के जो लोग थे, इन्होंने ये स्टार्ट करा था।
लेड बाय अ लेडी कॉल्ड अमृता देवी। अमृता देवी ने इस मूवमेंट को लेड किया था। दीज पीपल लेड डाउन देयर लाइव्स इन एन अटेम्प्ट टू सेव ट्रीज। इन लोगों ने अपनी लाइफ भी लगा दी थी ट्रीज को बचाने के लिए। सो फ्रॉम बीइंग कट डाउन ऑन द ऑर्डर्स ऑफ किंग ऑफ जोधपुर। किंग ऑफ जोधपुर ने ऑर्डर दिए थे कि ट्रीज कट कर दिए जाए। तो 84 विलेजेस थे उनके अंडर में, तो उन सब विलेजेस ने मतलब ट्रीज को हक कर लिया था। देन अमृता देवी ने ऐसा स्टार्ट करा था ये इस मूवमेंट को। उसने क्यों कट करवाया था उस किंग ने? क्योंकि उसे एक पैलेस बिल्ड करना था अपनी फैमिली के लिए। आफ्टर दैट इंसिडेंट द किंग पास्ड एन ऑर्डर टू नॉट कट एनी मोर ट्रीज इन ऑल बिश्नोवी विलेजेस। तो फिर बाद में उस किंग ने मना कर दिया था, अपना ऑर्डर रिफ्यूज़ कर दिया था कि अब कोई ट्री कट नहीं होगा। दिस इंसिडेंट इंस्पायर्ड सेवरल अदर पीपल। इस इंसिडेंट ने कई और लोगों को भी इंस्पायर करा। Sundarlal Baguna, an eco-activist, spent his whole life educating villagers about the consequences of deforestation. Then Sundarlal Baguna एक इको एक्टिविस्ट थे जिन्होंने विलेजर्स को बताया। अपनी पूरी लाइफ में उन्होंने विलेजर्स को यही एजुकेशन दी कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं डिफॉरेस्टेशन की। कॉन्सिक्वेंसेस हमने अभी पढ़े थे कि that it leads to global warming, reduce to rainfall, floods and ये सब हमने जो पढ़े थे ये वाले। Then he made an appeal to Mr. Indira Gandhi, then the Prime Minister of India, to ban cutting of trees. He gave the slogan, "Ecology is the permanent economy." This resulted in ban on cutting of trees for 15 years in the Himalayan forest. इन्होंने इंदिरा गांधी से अपील करी थी कि बैन लगा देना चाहिए कटिंग ऑफ ट्रीज़ में। और इन्होंने स्लोगन भी दिया था कि इकोलॉजी इज़ अ परमानेंट इकोनॉमी। और जो इन्होंने जो अपील करी थी उसकी वजह से 15 ईयर्स के लिए हिमालय पे फॉरेस्ट कटिंग पे बैन लगा था। देन गौरा देवी वॉज पार्ट ऑफ द ग्रेटर चिपको मूवमेंट। गौरा देवी भी एक लेडी थी जिनका एक बड़ा हाथ है चिपको मूवमेंट में। फॉर 4 days शी एंड हर ग्रुप ऑफ वुमेन स्टूड विलिंग एंड गार्डेड द फॉरेस्ट इन द गढ़वाल हिमालयाज। इन्होंने पूरे 4 days तक ये ट्रीज को हक करके इन्होंने रखा था। और भी ग्रुप थे मतलब इनके वुमेन के। तो उन वुमेन्स के साथ और गौरा देवी ने मिलकर 4 days के लिए कंटिन्यूसली ट्री को हक करके रखा था। कहाँ पे? गढ़वाल हिमालयाज में। अनदर सच लीडर वाज चंदी प्रसाद भट्ट, who helped to develop small scale local industries using the forest resources. Then चंद्र प्रसाद एक लेडी थी जिन्होंने फॉरेस्ट रिसोर्सेज को बढ़ावा दिया। He prevented the government from setting up a sports good company in the Alaknanda Valley in Uttar Pradesh. उन्होंने बचाया था मतलब वी कैन से फॉरेस्ट को, क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ पे एक स्पोर्ट्स गुड कंपनी बनाना चाह रही थी। कहाँ पे? अलकनंदा में। अलकनंदा एक वैली है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। देन फॉसिल फ्यूल्स आते हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स भी आप अपने पहले के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। Fossil fuels are formed by degradation of dead plants and animals buried under Earth's crust over millions of years. फॉसिल फ्यूल्स कैसे फॉर्म होते हैं? जब जो डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, वो जो सॉइल है उसमें कंज्यूम होके वो एक जो सॉइल है उसे फर्निश कर देते हैं, उसे अच्छा कर देते हैं। तो ऐसे फॉसिल फ्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं। Then coal, petroleum and natural gas are the common example of fossil fuels. कोल, पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है वो कॉमन एग्जाम्पल है किसके? फॉसिल फ्यूल्स के। They are non-renewable energy resources, that is they are present only in limited quantities and their overuse will lead to depletion. और अगर इनका overuse हुआ तो इससे क्या होगा? डिप्लीशन हो जाएगा हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका।
then these resources cannot be replenished over a short period of time. अगर इनका एक बारी जो कि है डिप्लीशन हो गया, अगर एक बारी इनकी कमी हो गई तो क्या होगा, इनको दोबारा बनाने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे. देन क्या होगा अगर ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हो गया तो. So fossil fuels are the major sources of energy for almost all practical purpose of today's life throughout the world. They are also used in various other industries which have led to their over extraction. Some of the consequences of over extraction are given below. So अब मैं आपके लिए कुछ ओवर एक्सट्रैक्शन के पॉइंट्स रीड करूँगा, वो आप ध्यान से सुनिएगा. Exhaustion of existing reserves. The overuse of these fossil fuels will result in depletion, which will lead to energy crisis in the near future. जिससे कि अगर इनका ओवरयूज किया गया और इनका डिप्लीशन हो गया तो वो क्या लीड करेगा, एनर्जी क्राइसिस इन द नियर फ्यूचर. देन इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंजेस. Burning of these fossil fuels release harmful gases such as carbon dioxide, nitrogen oxide, and sulfur dioxide. Carbon dioxide is one of the primary reasons for global warming. सब आपको ये भी पता चल गया कि ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीज़न किसकी वजह से है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से. Then causes pollution of air, water and land. So pollution of air, water and land भी होता है इसकी वजह से. Then जो मेन पॉइंट बताने का है वो क्या है, acid rain. When fossil fuels are burned, sulfur dioxide and nitrogen dioxide are released into atmosphere. जब acid rain होती है, जब ये acid rain होती है तो क्या होता है, तो जो fossil fuels है, acid rain कैसे होती है, जब इन फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करा जाता है तो इनमें से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रिलीज होकर ऊपर एयर में जाते हैं. अब आपने पढ़ा इवेपोरेशन होता है और वाटर भी ऊपर जाता है, तो ये जो गैसेस होती हैं और जो पार्टिकल्स होते हैं मिलके क्लाउड फॉर्म में बन जाते हैं. जब उस क्लाउड से जब रेन फॉलिंग होती है तो वही एसिड रेन बन जाती है, क्योंकि उसमें एसिड हो गए एक तो, और साथ में उसमें वाटर के पार्टिकल्स भी हो गए, तो ऐसे वो हो गई एसिड रेन. और अगर एसिड रेन हमारी स्किन पे गिर जाए तो क्या रिजल्ट करेगी, स्किन कैंसर में. देन आगे जो हमारा टॉपिक आता है वो क्या है, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी. We cannot totally stop the usage of fossil fuels. अगर हम इनको पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर सकते तो हम इनका यूज स्टॉप भी नहीं कर सकते. Alternative renewable energy sources like wind, water and solar power have to be used, and all of which occur naturally on Earth. Wind, water and solar power तो आपको पता ही है, ये naturally हमें अर्थ से मिली है. They do not cause any harm to environment and are environment free. So ये हमारे environment को कोई भी harm नहीं करते. They help in reducing the toxin produced and preserve the delicate balance of the planet. तो चलिए अब इनके बारे में कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज हम लेते हैं. So wind पहले हम पढ़ेंगे wind energy. So it uses the power of wind to propel the blades of windmills, which are used to generate electricity. It is used for pumping water or crushing grains. Wind farms are set up for this purpose. आपने विंड मिल देखी होगी, जो कि एक इसका टॉय भी आता है जो कि स्टिक होती है और उसमें 3 फैन के टाइप की जो पंखुड़ी होती है वो निकली भी होती है. देन जैसे ही विंड चलती है वो घूमने लग जाती है. उसी तरीके से जो बड़ी बड़ी भी हम इनको बनाते हैं इन्हीं को, और उससे क्या होता है, इससे एनर्जी जनरेट हो सकती है. जैसी ही विंड चलती है तो वो बड़ी बड़ी जो उसकी लीव्स होती हैं वो घूमती हैं, उसकी वजह से जो कि है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है.
देन सेकंड सोलर एनर्जी, आपको पता है जो सोलर जो वो आते हैं हमारे पास, सोलर पावर पैनल्स जो हमारे पास आते हैं, उनसे जो सन की जो हीट होती है वो ट्रैप कर लेते हैं और फिर उससे हम कई सारे यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम अपनी लाइट रन कर सकते हैं, देन सोलर कुकर्स भी आते हैं, देन कई सारे इसके यूजेस हैं। देन टाइडल एनर्जी, 70% of Earth's surface is covered with ocean. These tides in the oceans are predictable as they are vary according to the position of the moon. टाइड्स आपने पढ़ी होगी, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स से, हाँ वही उन्हीं टाइड्स की बात करी। द राइज एंड द फॉल ऑफ टाइड इज यूज टू सेट अप स्मॉल टर्बाइंस विच कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो इन टाइड्स जो राइज एंड फॉल ऑफ वाटर होता है, इससे भी हम आज के टाइम में जो कि है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। देन बायोमास, so it is the energy obtained from the waste of various humans and animal activities. So इसमें क्या होता है, जो ह्यूमन वेस्ट और एनिमल वेस्ट होता है, हम उसकी वजह से जो कि है उसको हम यूज़ में लेते हैं। वेस्ट फ्रॉम द टिम्बर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर लैंड्स एक्सेट्रा आर यूज्ड एज द सोर्स ऑफ एनर्जी. Biomass is wisely used in rural areas. It is used to produce biogas, which is supplied through pipelines to house, which is used as cooking fuel and for heating. क्या होता है बायोमास? सो इसमें जो ह्यूमन वेस्ट होता है और एनिमल वेस्ट होता है, इसे एक इंडस्ट्री में कलेक्ट कर लिया जाता है। देन इसकी जो गैस होती है वो पाइप्स के थ्रू हाउसेज में पहुंचा दी जाती है, जो कि किस यूज़ में आती है, कुकिंग में और हीटिंग में। देन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वाटर हेल्ड इन डैम्स इज अलाउड टू रन। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत ईजी है, आपने पढ़ा भी है कि जब डैम्स में वाटर बहुत जल्दी जल्दी रन करता है तो उससे हम जो कि है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। देन जियोथर्मल, इट यूटिलाइजेस द heat energy under the earth. The hot rocks inside Earth's core heat up water to produce steam. Such reasons are drilled and the pressurized steam is used to run turbines which are connected to electric generators. So in some medium से हम जो है इलेक्ट्रिसिटी ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। सिर्फ एक बायोमास है जिससे हम कुकिंग फ्यूल में यूज़ कर रहे हैं, रेस्ट सबसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी ही प्रोड्यूस करें। जियोथर्मल में क्या था, अर्थ के नीचे बहुत तेज़ हीट है, तो वहाँ वो ऐसा एरिया फाइंड कर लेते हैं जहाँ जो वाटर है वो वार्म है, और वहीं से वो टर्बाइंस के थ्रू एंड पाइप्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को रन कर पाते हैं। देन चैलेंजेस फेस्ड वाइल यूजिंग अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज, मतलब जब हम इन सारी एनर्जीज़ को यूज़ करते हैं तो हमें क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टैप दीज सोर्सेज एंड सर्च इज स्टिल गोइंग ऑन टू फाउंड एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वेज टू यूज़ देम। सो अभी भी हमारे पास पूरी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आज भी रिसर्चेस की जा रही हैं कि इन्हें कैसे इफेक्टिव और एफिशिएंट वेज में यूज़ करा जाए। इट इन्वॉल्व्स अ लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट, so the drift has to be done gradually and in smaller ways. इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत सारे पैसे लगते हैं, सो इनका अभी स्मॉलर वेज में ही यूज़ किया जा रहा है। द बिगेस्ट स्टेप दैट मैनकाइंड कैन टेक टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज इज टू स्टार्ट यूजिंग ऑल्टरनेटिव सोर्सेज। मतलब जो हमारी ये वाले सोर्सेज हैं, अगर हम इनको कंज्यूम करना शुरू कर दें तो जो कि हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट काफ़ी सेफ हो सकता है। अब हमने विंड एनर्जी पढ़ लिया तो बिल्कुल आ ही रही है हमारे पास, ये तो इसका तो कभी डिप्लीशन हो ही नहीं सकता। देन सन की एनर्जी भी आ रही है, इसका भी कभी डिप्लीशन नहीं हो सकता। टाइडल एनर्जी भी, बायोमास, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड जियोथर्मल, ये सारी एनर्जी हमारे पास पूरी एफिशिएंट अमाउंट में, और ये कभी हमारे पास फिनिश नहीं हो सकती। सो अगर हम इन स्पाइट ऑफ कटिंग ऑफ ट्रीज़ या फिर हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करें, इससे अच्छा हम जो हमें पहले से ही जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट हमें जो रिसोर्सेज दे रहा है, अगर हम उसका यूज़ ही करके करें तो जो हमारा रेस्ट जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो भी सेव हो सकता है।
देन एक की पॉइंट ये भी है, द लार्जेस्ट इंस्टॉलेशन ऑफ विंड टर्बाइंस इन इंडिया इज इन कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में है लार्जेस्ट इंस्टॉलेशन ऑफ विंड टर्बाइन। देन अब आपके इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि नेचुरल सोर्सेज क्या है, फॉरेस्ट, और नेचुरल सोर्सेज किस कैटेगरी में बांट दी जाती है, एग्जॉस्टेबल एंड नॉन एग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो कि हैं जिन्हें हम दोबारा एक बार वो ख़त्म हो गई तो हो गई, वो दोबारा नहीं आ सकती। एंड रिन्यूएबल मतलब जिन्हें हम बार बार बना सकते हैं। देन एग्जॉस्टेबल में क्या आते हैं, फॉसल फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम। और इनएग्जॉस्टेबल में क्या आते हैं, देखिए कोल पेट्रोलियम एक बार ख़त्म हो गए तो वो दोबारा नहीं बना दिए जा सकते, मगर रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड हाइड्रो एनर्जी, बायोमास एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी, ये सब दोबारा बनाए जा सकते हैं। देन फॉरेस्ट में क्या आता है, फॉरेस्ट क्या क्या करता है, गिव हैबिटेट टू प्लांट्स, प्रोवाइड वेरियस प्रोडक्ट्स सच एज फ्रूट्स, वुड, medicines and bamboo. Then it influence climate, air quality and water cycle, and it eventually prevents soil erosion. ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। देन कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, मैं आपको यहाँ 2-3 बता रहा हूँ। जैसे कि आपसे पूछ लिया जा सकता है दैट नेम एनी वन रिन्यूएबल रिसोर्स, तो आप बता सकते हैं बायोमास, या फिर कोई सी भी जो हमने अभी तक पढ़ी है, विंड एनर्जी एंड जियोथर्मल एंड एक्सेट्रा। सो डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू सॉइल इरोजन। what is the major gas responsible for global warming? So carbon dioxide. Then solar power panels trap the solar energy and convert it to electricity. तो इतने छोटे छोटे जो क्वेश्चन आंसर है आप इजीली आंसर कर पाएंगे, क्योंकि अब आपने सीख ही लिया है कि कैसे जो कि हमारा इस चैप्टर में बताया गया है, जो आपने complete इस chapter का introduction and the whole chapter you have now done with. Now you can easily answer any of the question. Now अब मैंने आपके comment box में 2 questions टाइप करे हुए हैं पहले से ही। जब आप ये वीडियो देखेंगे जब तक वो 2 कमेंट सेक्शन में आपके पास जो क्वेश्चन आपको विजिबल होंगे। सो वो 2 क्वेश्चन मैं आपको कोई से भी दे सकता हूँ इसी चैप्टर में से। देन आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उसका आंसर आपको वहीं कमेंट बॉक्स में नीचे टाइप करना है। मैं अपना कमेंट सबसे टॉप पे रखूँगा, मैं उसको पिन कर दूँगा अपने कमेंट को, तो वो सबसे टॉप पे ही दिखेगा। तो जैसे ही आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे आप मेरा कमेंट देखिए, उसमें जो क्वेश्चन है वो रीड आउट कीजिए, फिर अपना आंसर आप उस कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। इन फ्यूचर आने वाले टाइम में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं उन दोनों क्वेश्चन का आंसर तो बताऊंगा ही, साथों साथ अगर आपका आंसर कमेंट सेक्शन में करेक्ट हुआ तो मैं आपका नेम और आपका आंसर दोनों उस वीडियो में शो भी करूंगा। सो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चंस मैं एनी 2 बहुत सिंपल क्वेश्चंस दूंगा जो कि पढ़ा है उसी में से। सो नाउ आवर वीडियो एंड्स हियर, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।